दूध और पूत दोनों का महत्व पुत्र के समान, जैसे संतान की महत्ता परिवार में होती है, ऐसे ही दूध का होना परिवार के लिए उसके खुशहाल होने का प्रमाण इस तरह से माना जाता है। एनडीआरआई क्या क्या करता है? मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह मीना यहाँ पर प्रधान वैज्ञानिक हूँ, और जिस संस्थान का नाम अभी चौहान साहब ने बड़े प्यार से लिया था, हमारा संस्थान एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये करनाल में स्थित है, और ये जब 1 जुलाई 1923 को ये संस्थान की स्थापना हुई थी, तो बंगलौर हमारा जो सेंटर है बंगलौर में हुआ था, और 1955 में हम इस सेंटर को आपके प्रदेश हरियाणा के करनाल में ले आए जी। करनाल में अब हमारा हेडक्वार्टर है, और बंगलौर में हमारा एक रीजनल सेंटर है। साथ ही एक रीजनल सेंटर हमारा कलकत्ता के पास कल्याणी में है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर करीब 2500 के आसपास एम्प्लॉय काम करते हैं जी। और 2000 के आसपास हमारे पास गाय भैंस है। हमारा जो रिसर्च की टीम है वो 4 तरह से हम हमारी मैन पावर को बांट सकते हैं। एक सबसे बड़ी टीम जिसको कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, या ये कहे कि यदि हम हमारे पुराने वेदों को उठा के देखें तो वहाँ हमारा समाज था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वो थे जो अपना दिमाग का यूज करते थे, तो सेम उसी कैटेगरी पे हमारे यहाँ वैज्ञानिक वर्ण है वो ब्राह्मण के यूज में है। क्षत्रिय वो थे जो हाथ करके यूज करते थे, तो हमारे टेक्निकल्स, हमारे हैंड पावर है जो हमें सपोर्ट करता है। वैश्य वो थे जो बही खाता कारोबार कॉमर्स करते हैं, स्टाफ है जी। और शूद्र के लिए हमारे पास क्लार्क के हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है। तो हमारे पास व्यवस्था में सारे व्यवस्थित है। एक अच्छी बात मैं बताऊंगा, हमारा जो लगातार 4 साल से कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम पायदान पर आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी एनडीआरआई है वो टॉप पे बनी हुई है। जितनी भी हमारे देश में यूनिवर्सिटीज में टॉप पे चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो बच्चा एक बार एडमिशन ले लेता है जी, तो जैसे ही वो डिग्री उसके हाथ में आती है उससे पहले उसको नौकरी भी मिल जाती है। मैं भी यहीं से एमएससी करके प्रोडक्ट यहीं का हूँ और यहीं पे देखो साइंटिस्ट हूँ, आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। यहाँ पर हमारे बीटेक कराते हैं हम और एमएससी कराते हैं, पीएचडी कराते हैं। इसके अलावा हम जो रिसर्च की बात करें तो हमारी यहाँ रिसर्च गाय भैंस पालने से लेकर दूध पैदा करने से लेकर उस दूध को कैसे रख रखाव करें या उसकी कौन कौन सी मिठाई बनाएं, इसके विभिन्न आयामों पर हमारे यहाँ विस्तार से रिसर्च की जाती है। डॉक्टर मीणा ने बिल्कुल बहुत त्वरित गति से बेहतरीन अंदाज में बता दिया कि ये संस्थान जिसे हम एनडीआरआई कहते हैं, जो कि आजकल डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको हासिल है। एनडीआरआई की जो शुरुआत हुई थी वो करनाल में नहीं हुई थी। एनडीआरआई मूल रूप से बेंगलोर से शुरू हुआ, बेंगलोर से लेकिन करनाल आ गया और करनाल जो है मेन स्थान है या मुख्यालय कहिए, और 2 इसके रीजनल सेंटर भी काम करते हैं। दूसरी जो खूबसूरत बात है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे करनाल में स्थित यह केंद्रीय संस्थान, यह डीम्ड यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालयों की श्रेणी में लगातार 4 वर्षों से शिखर पर है, पहले पायदान पर है। तो इस बात पे भी हम अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं। एनडीआरआई में आपने कहा कि बड़ी संख्या में पशु हैं शोध के लिए जिनका इस्तेमाल होता है। अगर मैं पशुओं के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में एनडीआरआई की 2 सबसे बड़ी आज तक की उपलब्धियों के बारे में आपसे पूछूं कि ये हमारा ओरिजिनल दमदार रिसर्च था जिसके कारण हमारी देश में ही नहीं दुनिया में पहचान बनी। सबसे पहले हमारे भारत देश में जो कृत्रिम गर्भाधान किया गया था वो एनडीआरआई ने ही किया था। तो जितने भी आप संकर नस्ल के पशु दिख रहे हैं ये एनडीआरआई की देन है। और जो सफेद और काले रंग के पशु दिखता है जिसे हम कर्ण फ्रिज के नाम से जानते हैं, कर्ण वर्ड हमने करनाल से लिया था और फ्रिज लिया था हॉलस्टीन फ्रिजियन से। कर्ण फ्रिज गाय जो आप देख रहे हैं पूरे भारत देश में वो आपके इस संस्थान एनडीआरआई की ही देन है। दूसरा, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बफेलो बेबी एनडीआरआई करनाल में 1991 में पैदा किया गया था, जो कि पूरे वर्ल्ड में है। और रिसेंटली 2008 में हमने क्लोन के क्षेत्र में कार्य स्टार्ट किया था। हमारे डॉक्टर एमएस चौहान जो कि अभी निदेशक हैं, जब ये यहाँ साइंटिस्ट थे पहले, तब इनकी टीम ने काम स्टार्ट किया था और वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोन्ड बफेलो काफी हमारे यहीं पे पैदा हुआ है। और एट प्रेजेंट हमारे पास करीब 20 के आसपास
क्लोन है, क्लोन पे हमारा काम चल रहा है। ये हमारी वो है जो इंटरनेशनल लेवल पर पहचान। डॉक्टर साहब, जो मौसम नया शुरू हो गया, गर्मी में हम पदार्पण कर चुके हैं, गर्मी के मौसम में जो अपने क्षेत्र के पशुपालक हैं, करनाल और आसपास के, यहाँ का जैसा मौसम रहता है और जिस तरह के पशुपालन अपने यहाँ होता है, तो किन किन बीमारियों का आमतौर पे इस दौर में, गर्मी के मौसम में पशुओं को सामना करना पड़ता है और उसके लिए टीकाकरण वगैरह का सिलसिला कैसे चलता है, क्या चलता है? देखिए चौहान साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ये अप्रैल का जो महीना अब खत्म होने के कगार पर है, तो यही वो समय है जब बीमारियों से लड़ने के टीके हमें लगवाने चाहिए। एक तो मुंह खुर का टीका लगता है, दूसरा गलघोंटू बीमारी का टीका लगता है, तीसरा एक बीकी होती है। इन 3 बीमारियों के टीके हमें बारिश स्टार्ट होने से पहले अप्रैल या मई के महीने में अवश्य लगवा ले। दूसरा, अभी जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो इसके साथ साथ क्या है कि चारे में परिवर्तन हो रहा है। ऑलमोस्ट अब जो बरसीम की कटाई है वो एंड की ओर है, तो हमें ये देखना है कि अब थोड़ा सा दलिये की मात्रा यानी कि दाने की मात्रा बढ़ानी होगी, जिससे कि हमारा दूध का उत्पादन गिरे नहीं। क्योंकि ये देखने में आया है कि गर्मियों में दूध का उत्पादन गिर जाता है, हरा चारा कम हो जाएगा। हाँ, तो हरा चारा कम होगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि जो दाना हम खिला रहे हैं पशुओं को, गेहूं और जौ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। जैसे सर्दी होती है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप बाजरा थोड़ा डालें, लेकिन अब हम रिकमेंड करें कि उसको हम गेहूं या जौ में कन्वर्ट कर दें। दूसरा, बरसीमी वो चारा है जो ज्यादा दूध बढ़ाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो हरा चारा या तो वो खिलाएं जिसमें प्रोटीन हो, जैसे कि लोबिया या ग्वार का। लेकिन अभी यदि किसी भाई ने फरवरी में लोबिया लगाया होगा तो वो मक्का लोबिया या ज्वार लोबिया खिला सकता है। तो यदि नहीं है व्यवस्था तो आप क्या है कि जो नॉर्मल राशन खिला रहे हैं उसमें 1 किलो दाने की मात्रा और बढ़ा दें। अब एक और अनुरोध किसानों से है, ये ध्यान रखें कि हमारे जो पशुओं को सीधी गर्म हवा के संपर्क में ना आए। यूजुअली हम ये कहते हैं कि जब 8-9 बजे होता है सुबह का, उससे पहले एक बार पशु को अच्छे से खाना खिला दें और शाम 6 बजे के बाद खिलाएं। क्योंकि जब मौसम में थोड़ा ठंडकपन होता है तब पशु बड़े चाव से, बड़े प्रेम से दाना चारा खाता है। कोशिश कीजिए कि सुबह शाम उसको अच्छा खिलाएं और दिन में उसको ऐसी जगह बांधें जहां सीधी गर्म हवा पशुओं के शरीर पर ना आए या पशु संपर्क में ना आए। एक विशेष व्यवस्था ये है कि पशु को स्वच्छ और ताजा पानी की व्यवस्था करें और वो पशु को पिलाएं। टीकाकरण अवश्य करा लें, और हरा चारा कम हो गया है या होने वाला है तो उसका जो विकल्प है, दूध के उत्पादन पर असर ना हो, इसलिए दाने की मात्रा बढ़ा दें, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। और डायरेक्ट हवा से, डायरेक्ट गर्म हवा से पशुओं को बचाना है। अधिकांश किसान या पशुपालक स्वाभाविक रूप से इस मेधा से संपन्न होते हैं, क्योंकि निरंतर वो इस काम को करते हैं। फिर भी कुछ बिंदु जो वैज्ञानिकों के अपने शोध और अनुभव के आधार पर रहते हैं, उन पर निरंतर चर्चा करते रहना और उनके अनुसार अपने पशुपालन के या खेती के तौर तरीकों में बदलाव निरंतर हमको करते रहना चाहिए।